नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी हब की एक नई कक्षा में। आज हम विषय लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी में वृद्धि हो जाती है कि ओह कैसे होगा ये। बिल्कुल सही, संधि, जिसे सुनकर हम एक अजीब से संकोच में, डर में घिर जाते हैं। आज हम उन्हीं संधि को एक आसान सी ट्रिक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। संधि शब्द से आप परिचित है दोस्तों। संधि शब्द है, उसका अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल किसमें होता है? ध्वनियों में। ध्यान रहे कि संधि में ध्वनियों में मेल होता है कि दो शब्द जब आपस में पास आते हैं और उनके वर्णों में, उनकी ध्वनियों में जो मेल होता है वो क्या कहलाती है? संधि। जबकि इसके साथ जो दूसरा आता है वो होता है समास, और समास में क्या होता है? शब्दों में मेल होता है। स्पष्ट हो गया? संधि जहां ध्वनि का मेल होता है, दो ध्वनियों में मेल होता है, वो संधि कहलाती है। अब संधि से आप परिचित हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां तक आप परिचित हैं सारे के सारे। अब इसके बाद जो हमें मुश्किल लगता है कि ओह आगे कैसे होगा, तो आज हम प्रयास करते हैं उन्हीं चीजों को समझने का जो फटाफट हमारे दिमाग में आ जाए, और जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में या हमारी कक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो हम तुरंत उनका जवाब दे पाएं। इसके साथ स्वर संधि, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बात आपको यहाँ स्पष्ट कर दी जाए कि जहाँ संधि का जिक्र चलता है वहां पर ये मानकर चलिए कि किसी भी परीक्षा में 70% संधि है वो स्वर संधि से पूछी जाती है, और बाकी 30% हैं वो व्यंजन और विसर्ग वहां पर उसका स्थान लेते हैं। तो आज के हमारा विषय, जो मेन फोकस हमारा रहेगा, हमारा जो आज का लक्ष्य है वो है स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्वर संधि में आता है दीर्घ संधि, फिर दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि, तीसरे पर वृद्धि संधि, चौथे पर यण संधि और 5वें पर अयादि संधि। स्पष्ट हो गया? दीर्घ संधि को मैंने बाद में रखा है। किस लिए बाद में रखा है? ताकि हम जिस क्रम से चल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, वो समझने में आपको आसानी हो। तो इसलिए हम सबसे पहले लेते हैं आज स्वर संधि के, बिल्कुल सही, सबसे पहले हम लेंगे गुण संधि को। गुण संधि, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि गुण संधि में जो सबसे ज्यादा, स्वर संधि में भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसमें 70% जो कवर करता है हमारा, 70% जो किसी परीक्षा में स्थान लेते हैं, वो दीर्घ संधि और गुण संधि में से होता है। बाकी जो 30% होता है वो हिस्सा होता है आपके वृद्धि, यण और उसके साथ में अयादि संधि का। तो इसके साथ पहले लेते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में एक चीज हमें बड़ी रटाई जाती है कक्षाओं में कि गुण संधि कहाँ होती है? जहां अ, आ, ई, उ, री, ठीक है, वो किस में बदल जाएं? ए, औ और अर में। देखिए, अब हमें सीधी सी बात है, ये चीज समझ में नहीं आती है, और ध्यान से हमें अगर संधि सीखनी है तो आप सिर्फ इन चीजों को याद रखिए कि गुण संधि में क्या होता है? ए, औ और अर में परिवर्तन, ठीक है। और जब परिवर्तन होता है, कैसे होता है? उदाहरण देखिए यहां पर इसके कि जहां ए मिल जाती है, ओ मिल जाती है, अर जहां पर हो जाता है गुण संधि में। इसका संक्षेप में एक और बता देती हूं कि जहां मात्रा एक शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा जहां पर होती है, स्पष्ट हो रहा है? चाहे वो ए की है या ओ की है, वो गुण संधि ही होगी। स्पष्ट है? अब इसके बाद देखिए, सुरेंद्र ए है, पुष्पेंद्र ए है, नरेश ए है, महेश ए है, सोमेश में ए है, और वीरोचित ओ बन गया था ना इधर, वीरोचित में ओ है, सूर्य ऊर्जा में राज ऋषि, यहां पे अर है, महर्षि में अर है, देव ऋषि में अर है। स्पष्ट हो गया? आ रहा है ना सभी में? और सभी में क्या है? वहीं शिरोरेखा के ऊपर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, यानी एक मात्रा है। तो आप फटाक से समझ जाओगे कि शिरोरेखा के ऊपर ए और ओ की मात्रा है, तो वो कौन सी है? 100% वो गुण संधि होती है। स्पष्ट हो गया कि गुण संधि में ए, ओ और अर का स्थान महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी शब्द में, यहां पर देख लीजिए कि किसी भी शब्द में सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, नरेश, महेश, सोमेश, सब में ए की मात्रा आई हुई है, तो कौन सी संधि हो गई यहां पर?
गुण संधि। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद अगला हम लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का अर्थ अपने आप में दिमाग में बिठा लीजिए। वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ोतरी जब हो जाती है, यानी एक सीधा सा ले लीजिए, जहां वृद्ध हो जाता है, वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, वहां पर एक चीज से काम नहीं चलता, उसको सहारे की जरूरत होती है, यानी दो मात्राएं हो जाती हैं वहां पर। तो जहां किसी भी श्री रेखा के ऊपर दो मात्राएं हो जाती हैं, वो चाहे औ की हैं या फिर वो आई की हैं, वो किस में गिनी जाती हैं? वृद्धि संधि में। बिल्कुल। अब इसके साथ हम ये रख लेते हैं कि जहां आ है वो ए आई में, ओ औ में आते हैं, तो आई और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है कि आई और औ आते हैं। वहीं जो एक साधारण सा सूत्र मैंने आपको एक ट्रिक यहां पर बताई है कि श्री रेखा के ऊपर जहां दो मात्राएं हो जाती हैं, जहां संधि हो जाती है वृद्ध, वहां वृद्धि संधि होती है। जैसे उदाहरण पर ध्यान देंगे, एकैक आई, तथैव, सदैव, महौज, महोदर, वनौषधि, महौषध, परमौषध और गंगैषा, मतैक्य और जलोघ। देखा आपने, इन सभी में मतलब जब भी कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ जाता है तो वहां निश्चित रूप से कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल सही है। तो कोई अब आगे कोई संशय की स्थिति नहीं बनेगी। जहां पर भी दो मात्राएं श्री रेखा के ऊपर आ जाती हैं तो वो 100% आपकी वृद्धि संधि ही होगी। अब इसके बाद जो चौथी संधि है हमारी यण संधि। यण संधि क्या होती है? जहां पर ई उ री ए आ उ हैं, ए आई हैं, वो किस में बदल जाते हैं? आपके य र में। जहां इनका परिवर्तन है, इन वर्णों का परिवर्तन है, ए आ उ री है वो आ ए आई में मिल जाते हैं। अब ये सूत्र हमें ध्यान नहीं रहता है किसी भी तरीके से कि हमें इतनी सारी चीजें याद करनी है, तो आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां पर किसी वर्ण में जब य र व आ जाता है, किसी भी शब्द जो हमारे सामने हैं उसमें य व र आया हुआ है और उनके बाद कोई अधूरा शब्द आया है, ध्यान दीजिए कि इनके साथ किसी शब्द में कोई अधूरा व्यंजन जरूर होता है। स्पष्ट है? अब इनका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, संख्यागमन, संख्या में ख के बाद ये आया हुआ है। इसी तरह से अन्विति, यद्यपि, अत्याचार, प्रत्युपकार, प्रतीक, दिव्यगमन, स्वच्छ, स्वागत, मधवाल्य, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। यहां पर पित्रानुमति, पितृ जमा अनुमति, पित्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा। तो स्पष्ट हो गया इन चीजों में कि क्या है कि यहां पर एक अधूरा वर्ण है इन सब में। और ये देखिए, ये अधूरा वर्ण है, ये य के साथ है, यहाँ व के साथ है, यहाँ य और इसके साथ व के साथ है। ये समझ में आ गया? और यहाँ किसके साथ है? र के साथ। तो स्पष्ट हो गया। यण संधि के बाद अब हमारी आती है अयादि संधि। अयादि, आराम से अब अयादि का उच्चारण कीजिए, अयादि संधि, जहां पर सुख शांति मिलती है। समझ में आ रहे हैं? जिसमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, वो है अयादि संधि। अयादि संधि में नियम की बात करते हैं, ए आई ओ औ आते हैं, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अयादि संधि में आय आओ अवी, आय आओ अवी, आई अवी और आओ में। लेकिन हमें इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक मुख्य सूत्र पर हम ध्यान देते हैं, हमें याद रखने की जरूरत है सिर्फ इन तीन को कि आय आओ और आवी जहां पर आ जाते हैं वो अयादि संधि होती है। अयादि संधि बड़ी ही सुंदर संधि है क्योंकि इसमें ना मात्राओं का कोई झंझट है और ना कोई परेशानी है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें जितने भी उदाहरण देखिए, इसमें कोई मात्राएं नहीं है, सरल। जहां पर सरल शब्द अगर दिए गए हैं और उनका जब आप देखते हैं, देखिए आय गायक, आय आया हुआ है, पावक, आव है, इसमें पवन बिल्कुल सीधा, कोई इसमें मात्रा नहीं है, भवन, पवन, आयन, इसमें क्या है? पवन, आव आ गया है, आव इसमें भवन में है, आव हमने देखा है कि आया हुआ है, नयन,
अय यहाँ पर आया हुआ है भावन, आव यहाँ पर आया हुआ है पावन, नाविक, अवि यहाँ पर आया हुआ है और भाविक अवि यहाँ पर आया हुआ है। स्पष्ट हो गया, यानी एक बार नजर डलते ही हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये मात्राएं आई हुई हैं। बेशक आपको ये ना पता हो कि कौन से वर्ण में कौन से वर्ण जो ध्वनि मिलती है तो वहां पर कौन सा शब्द बनता है, कौन सा नया वर्ण हमारे सामने आता है, लेकिन एक चीज को मत भूलिएगा कि अयादि संधि है, उसमें मात्राओं का कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जहां एक साधारण सा शब्द आपको देखने को मिलता है, जहां पर जिनके उच्चारण में गायक आए आओ और उसके साथ अवि का उच्चारण जहां आता है, स्पष्ट हो जाता है, वहां पर निसंकोच आप उस चीज को संकेत कर सकते हैं, उस चीज को अलग से रख सकते हैं कि यहाँ पर 100% आपकी अयादि संधि ही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दीर्घ संधि की तरफ। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, बड़ा। बड़ा जहां पर अ आ इ ई उ में मिलने से किसके के उन के जैसा ही स्वर अगर मिलता है, स्वर में अगर उन्हीं का स्वर अगर मिलता है तो वो उसका बड़ा रूप धारण कर लेता है, यानी आ ई और ऊ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ कैसे हम पकड़े कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो भूल जाइए आप इन सभी चीजों को और सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी अगर आप बोल रहे, जो शब्द, जिस शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं, उस शब्द में कहीं भी बड़ी मात्रा का अगर उच्चारण हो रहा है तो वहां पर निसंकोच क्या है? दीर्घ संधि है। स्वार्थी आ, धर्मार्थ आ, देवालय आ, देवागमन मुनिंद्र, बड़ी है यहाँ पर गिरीश, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, परीक्षा में बड़ी की मात्रा है, भानुदेव, भानुदेव में ऊ बड़ा है, लघुर्मी में बड़ा ऊ है, वधुर्मी में बड़ा ऊ है, तो ये सभी क्या है? दीर्घ संधि हैं। तो निसंकोच होकर केवल मात्राओं के आधार पर उनका उच्चारण करके आप पता लगा सकते हैं कि कहां पर कौन सी संधि है। आगे हम लेकर आ रहे हैं विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आपको इतनी अच्छी ट्रिक आसानी से पता चल सके और जल्दी से जल्दी आप संधि पर अपना वर्चस्व हासिल करते रहे, इसके लिए आप हिंदी हब को सब्सक्राइब, लाइक और उसके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।